हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 से लेकर 12 अप्रैल तक का करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं आज के थॉट से, जो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा रिंकू सिंह। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, जब आईपीएल के इतिहास में लगातार 5 छक्के मारकर एक हारी हुई पारी को जिता दिया। तो वैसे ही हमको कुछ करना है और अपना नाम रोशन करके दिखलाना है। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम 12 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद 11 और 10 अप्रैल का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना का निर्माण कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरब। ये भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सुरक्षा के लिए भोरोक्सा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप जानते होंगे कि अभी जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की राष्ट्रपति, वो असम के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भरोक्सा। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 181, जहाँ पर आप बिना नेट के डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अपनी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये किस लिए है? ये महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए ये वाला ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो वो है सुषमा पटेल। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी के वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के लिए भारत में सर्वाधिक एफपीआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफपीआई? तो एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का प्रवाह किन देशों में हुआ है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर है अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गिरावट जो है वो किस देश के साथ अधिक हुई है? तो वो हुई है मॉरिशस के साथ। और अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हुई है नॉर्वे के साथ। अब जैसे ही नॉर्वे का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी फिनलैंड को क्या बनाया गया है? फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर 2023 की रिपोर्ट पूछा जाए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किन देशों के साथ अधिक प्रवाह हुआ है, तो वो है अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। अब एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी का जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में देखने मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब प्राप्त होता है इसका पूरा पैरामीटर बताया गया है। और अभी अभी ऐसा था कि पहले कितनी थी, 8 जो थी नेशनल पार्टी थी, जिसमें से 3 पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया है और एक पार्टी को दर्जा, जो कि आम आदमी पार्टी है केजरीवाल जी की, आप उसको क्या मिल चुका है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी हैं? तो याद रखिएगा 6 नेशनल पार्टी हैं। 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई और 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो चार राज्यों में एटलीस्ट सरकार होनी चाहिए, और जो इसमें अलग अलग सीटें हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, लोकसभा में कितनी होनी चाहिए। तो उन पैरामीटर्स में से जो भी फुलफिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, आम जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब वो कौन कौन सी 3 पार्टियां हैं जिनका दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का खत्म कर दिया गया है? तो वो है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और ये किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स जो चुनाव चिन्ह आदेश 1968 का जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग इन पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टी हैं? तो वो हैं 6 नेशनल पार्टी। अब ये कौन कौन सी पार्टी हैं, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब ये पता होना चाहिए आपको, आम आदमी पार्टी बहुत अधिक चर्चा में रही कि इसकी स्थापना कब की गई, 2012 में स्थापना की गई और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में मिल चुका है। हम बात कर लेते हैं अब नेशनल पीपल पार्टी।
एनपीपी। एनपीपी की स्थापना कब हुई? 2013 में एनपीपी की स्थापना हुई थी और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था 2019 में। नेक्स्ट जो है पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी अभी सरकार है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, और इसको नेशनल पार्टी का दर्जा 1984 के बीच में प्राप्त हो गया था। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में स्थापना हुई थी और 2004 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई और इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीएम है 1964 में स्थापना की गई और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में दिया गया था। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि 1 नंबर का आपको क्वेश्चन यहीं से देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन कौन से राज्य जो हैं वो शीर्ष स्थान पर हैं? तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो यहाँ पर जो शीर्ष स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर 3 कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो स्टेट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश शीर्ष स्तर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आया है और 5 राज्य आपको याद रखने हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अब ये सभी आप जानते होंगे, जो गिद्ध हैं इनकी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। तो गिद्ध का क्या करना है? प्रोटेक्शन भी करना है और उसको क्या करना है? उसकी प्रजनन की संख्या को भी बढ़ाना है, तभी उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये बनाया जाएगा संरक्षण केंद्र महाराजगंज यूपी में। 2007 में जो वल्चर है गिद्ध, उसको रेड डाटा लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था और ऐसा टारगेट रखा गया है कि 15 साल में जो 40 गिद्धों का प्रजनन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है ये? महाराजगंज यूपी में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे मतलब ऐसा आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिद्धों की संख्या में लगातार कमी क्यों आ रही है, तो इसका जो सीधा सिंपल सा आंसर है वो है डिक्लोफेन। ये एक मेडिसिन होती है जो गायों को, और दर्द निवारक जितनी भी मेडिसिन होती हैं उसमें इसका जो कंटेंट रहता है वो रहता है, और इसी के कारण गिद्धों की संख्या में क्या हो रही है? बहुत अधिक कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो वैशाखी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। डोंगरी समुदाय, डोंगरी एक भाषा है और उस भाषा को बोलने वाला जो समुदाय है वो क्या करता है? इस महोत्सव को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन इसकी थीम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आप देख सकते हैं कि ये है वैशाखी महोत्सव, जो कि डोंगरी भाषा के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल का करंट अफेयर। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन है, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नासा ने टेम्पो उपकरण किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? अब जैसे ही टेम्पो वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसी में आंसर पता चल जाएगा। तो ये है ट्रोपोस्फियर इमिशन मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फियर इमिशन मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन सिस्टम जो क्या करेगा कि ट्रोपोस्फियर में जो वायु प्रदूषण है उसकी जांच करने के लिए फाल्कन 9 के द्वारा नासा ने टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया है। तो और ये कहाँ पर डिटेक्शन करेगा इसका? तो वो होगा नॉर्थ अमेरिका में। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे वैक्सीन एंड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? तो ये है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और कोवैक्सीन का निर्माता कौन सी कंपनी है? तो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था। इसीलिए कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम करने के लिए वैक्सीन एक्सीलेंस इंडस्ट्री अवार्ड भारत बायोटेक को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जैसे ही कैबिनेट की बात आती है मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को जारी करने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। इसकी टैगलाइन भी याद रखिएगा, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, भूमंडल से ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला का कहाँ पर स्थापित करने की बात आई है? अभी हमने कुछ देर पहले टेम्पो पढ़ा था और अब बात कर रहे हैं हम लीगो की। अब ये लीगो क्या होता है? तो ये होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेरिटी। इसमें क्या होगा कि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण की जो तरंग हैं, जो वेव होती हैं, उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप पानी में अगर स्टेबल वाटर है और आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो आपको पानी इस तरीके से वेव के फॉर्म में दिखता है। तो वैसे ही उसी प्रकार से ये भी काम करने वाला है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में लीगो वेधशाला स्थापित की जाएगी। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं? तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। खासकर अगर आप यूपीएससी एसएससी की बात करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी? तो वो हैं सैमुअल। सैमुअल का जो जन्म हुआ था वो 10 अप्रैल को जर्मनी में हुआ था, इसीलिए 10 अप्रैल का दिन विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे कौन सा मंत्रालय सेलिब्रेट करता है? तो वो है आयुष मंत्रालय। आपको आयुष का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के करंट अफेयर का कि मध्य प्रदेश के हाल ही में जो जीआई टैग मिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है डिंडोरी की पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बटिक प्रिंट, बालाघाट की साड़ी और भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट। पांचों के पांच आपको याद होने चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके जो भी एमपी के एग्जाम होने वाले हैं लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, वन रक्षक, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। तो याद रखिएगा डिंडोरी में कौन सी पेंटिंग है? तो डिंडोरी की ये पेंटिंग है। भेड़ाघाट में जो स्टोन क्राफ्ट होता है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, उसमें अलग अलग शेड में नाम लिखवा दिए जाते हैं, तो वो सब आपको भेड़ाघाट का जो स्टोन क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बालाघाट बारह सिवनी की जो साड़ी है उसको जीआई टैग मिला है। ग्वालियर का जो कारपेट है उसको मिल चुका है और उज्जैन का जो बटिक प्रिंट है उसको भी मिल चुका है। इसके साथ साथ याद रखना है आपको मुरैना की गजक, और एक चीज और हमने क्या याद की थी, रीवा का सुंदरजा आम। तो ये भी आपको याद रखना है। जीआई टैग का एक्ट कौन सा था? वो था 1999 का। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जीआई टैग किस स्टेट को मिल चुके हैं, तो आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है? तो वो हैं प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत का संबंध बैडमिंटन से है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएन रीच पहल कहाँ से शुरू हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु से। और ये क्या है? तो इसमें कुछ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जो क्षेत्रीय जुड़ाव है, उसको क्या है, एरियल व्हीकल के द्वारा लाइक हेलीकॉप्टर के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो टीएन मीन्स ये तमिलनाडु में है, रीच मतलब यहाँ पर है कनेक्टिविटी के लिए यूज, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपने यदि ये वाला करंट अफेयर ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 10 अप्रैल का करंट अफेयर।
संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है ओरियन 23 का आयोजन? तो ये किया जा रहा है फ्रांस में। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपदा प्रतिरोधी जो ढांचा का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 100 रीडर पोल का विजेता कौन बन चुका है? तो ये भारत के लिए प्राउड करने वाली बात है, क्योंकि शाहरुख खान को 100 रीडर पोल में भारत की तरफ से विजेता घोषित किया गया है, और जो सेकंड रैंक पर है वो है ईरान की महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस समिति की रिकमेंडेशन पर की गई है? मतलब अब जो है वो सीएनजी पीएनजी का जो रेट है वो किस तरीके से फिक्स किया जाएगा? तो वो किरीट पारेख कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया जाएगा। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पाइप नेचुरल गैस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो 10% की कीमतों के आधार पे इसका जो निर्धारण है रेट का वो किया जाएगा। फिर आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क। और यहाँ पर अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जो बहुत अधिक वायरल हुई मोदी जी की, जहाँ पर वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जो नई टाइगर सेंसेक्स को बताया है। तो याद रखिएगा कि 2018 में जो भारत में टाइगर का नंबर था वो था 2967, और अब जो है कितने टाइगर हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं 3167। लगभग 200 टाइगर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखिएगा टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है, क्योंकि अभी भी सर्वाधिक टाइगर एमपी में है, और सेकंड रैंक पर आता है कर्नाटक। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे अधिक टाइगर की मौत कहाँ पर हुई है, तो टाइगर सबसे अधिक एमपी में है, और सबसे अधिक जो मौत हुई है वो भी एमपी में ही हुई है। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, और उसके बाद 1973 में क्या हुआ था? टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइगर की पॉपुलेशन को बताया गया है कि कब कब कितनी कितनी पॉपुलेशन थी। तो 2022 में नंबर याद रखिएगा 3167 टाइगर इन इंडिया। 4 साल के उपरांत ये जो टाइगर की गणना की जाती है। फिर एक टर्म आता है बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस की शुरुआत कहाँ से हुई है? कर्नाटक से हुई है। तो ये जो टाइगर है, चीता है, शेर है, ये सब क्या है? कैट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसकी अलायंस की शुरुआत भी कर्नाटक से की गई है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा कब हुई थी? तो ये 2010 में शुरू हुई थी। 2010 में इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक बाघों की संख्या को क्या करना था? दुगना करना था। तो याद रखिएगा कि जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है ये 2010 में रूस के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करना है। तो इसका फॉर्मूला T/2 था, जो कि रूस ने कर कर दिखाया है। इसीलिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि 2022 में बाघों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है। तो वो है 3167। और 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर याद रखने हैं जो बहुत अधिक चर्चा में रहे। एक है गज उत्सव और एक है गज मित्र पहल। तो गज उत्सव, अगर कहीं पर हाथियों के संरक्षण के लिए उत्सव किया जा रहा है तो ये कैसी बात है? ये बहुत ही औसम बात है। हम हमेशा असम को औसम से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो गज उत्सव कहाँ पर हुआ है? ये असम में हुआ है। और गज मित्र पहल कहाँ पर आरंभ की गई है? तो वो वेस्ट बंगाल में की गई है। और गज उत्सव का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो सोलर एनर्जी से चलने वाली नाव है। ये कहाँ से शुभारंभ हुआ है सूर्यांशु का? केरल से। बस ये स्टैटिक फैक्ट है, इसको एक लाइन में ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजनाओं में आर्थिक सहायता के लिए समझौता किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो ये है फ्रांसीसी विकास एजेंसी, जो कि राजस्थान स्टेट करने वाला है। तो 30% जो पैसा है वो कौन देगा? वो देगी राज्य सरकार, और 70% पैसा फ्रांसीसी विकास एजेंसी जो है
वो क्या करेगी, जैव विविधता के लिए कार्य करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश से। ये देख सकते हैं आप, गज उत्सव 2023 भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7 अप्रैल को कहाँ पर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। कब इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। और भारत में एशियाई हाथों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है भारत। दूसरी है, इसका मतलब पहली कौन सा होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि गज मित्र पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो गज मित्र पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इस तरीके से हमने 10, 11 और 12 अप्रैल का करेंट अफेयर पढ़ा है। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमें बहुत सारा पढ़ के रिवाइज करना है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए अधिक से अधिक MCQ प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।